नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज हम खबरदार का ओमिक्रॉन विशेषांक लेकर आए। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंताओं की ऊंची ऊंची लहरें हर रोज देश के करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग से टकरा रही हैं। इसीलिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप तक सही जानकारी की डोज नियमित रूप से पहुंचती रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने चेतावनी दी है कि अगर जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो भारत को जनवरी में भयानक तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी ही चेतावनी शनिवार को आईआईटी कानपुर की स्टडी में दी गई थी। भारत में ओमिक्रॉन का संक्रमण जिस स्पीड से बढ़ रहा है, जिस तरह रोज ओमिक्रॉन के मामले कंफर्म हो रहे हैं और जिस तरह विदेश से आने वाले लोग देश में गायब हो जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि आईएमए और आईआईटी कानपुर गलत नहीं कह रहे। आपको हैरानी होगी कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में विदेश से आए 100 से ज्यादा लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा। मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है और इनके बताए पते पर ताला लगा है। ऐसी ही खबरें यूपी के हरदोई, कर्नाटक के बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ के रायपुर से भी आई। लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे और संक्रमण अपनी रफ्तार से फैलता चला जा रहा है। इस पर हमारा फोकस रहेगा। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको परिस्थितियों के प्रति जागरूक करेंगी। ओमिक्रॉन संक्रमण के बीच हर परिवार के मन में भी ये बात है कि बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए। इसे लेकर WHO से लेकर भारत सरकार के पैनल तक क्या चर्चाएं हो रही हैं, कौन सा वैक्सीन बच्चों पर ट्रायल में आगे है और कौन सा पीछे, ये आपको बताएंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ओमिक्रॉन में दुनिया को लॉकडाउन की ओर ले जाने का दम है और फिलहाल कोरोना काल में लोगों पर पाबंदियों की स्थिति क्या है। इस पर आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने रिसर्च की है, इसे देखिएगा। आपको उस जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में भी ले चलेंगे जहां कोरोना वेरिएंट की जांच करके वायरस में हुए बदलाव चेक किए जाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि होने में समय क्यों लगता है। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। यूएई ने अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। 1 जनवरी 2022 से वहां हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन काम होगा, बाकी 2.5 दिन छुट्टी। इस तरह यूएई ने दुनिया में सबसे छोटे वर्क वीक की पॉलिसी लागू कर दी है। वहां एक हफ्ते में काम के कुल 36.5 घंटे रखे गए। दुनिया के अधिकतर देशों में फिलहाल 5 या 6 दिन के कामकाजी सप्ताह का चलन है और काम के घंटे 40 से लेकर 50 घंटे के पार तक भी हो सकते हैं। भारत में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, जिसके बाद अब हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है, क्या भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं आ जाएगी। और अगर इसका जवाब हां है तो 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। दूसरा ये कि बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी कब शुरू होगी। अभी इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स भविष्यवाणी कर चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आना लगभग तय है। पहले आईआईटी की स्टडी, अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चेतावनी, जो ओमिक्रॉन से आने वाले तीसरी लहर के खतरे का अलर्ट दे रही है। लेकिन क्या सरकारें, सिस्टम और लोग ओमिक्रॉन और तीसरी लहर के खतरे को लेकर पूरी तरह सावधान हैं? इन सवालों पर देश को खबरदार रहने की जरूरत है। दुनिया के 40 देशों में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। भारत में भी ओमिक्रॉन के 23 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आईआईटी कानपुर के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी तीसरी लहर के लिए वार्निंग जारी कर दी है। आईएमए ने दावा किया है कि मौजूदा साइंटिफिक सबूतों और इसकी उत्पत्ति वाले देशों से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 10 गुना तक ज्यादा तेजी से फैलता है। आईएमए ने कहा है कि अगर समय रहते जरूरी उपाय नहीं किए गए तो हमें महामारी की भयंकर तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। आईएमए ने सरकार को आगाह किया है कि वो स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की घोषणा जल्दी करे। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केस के आधार पर आईएमए ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन को बेकाबू होने से रोकने के लिए देश की कोरोना पॉलिसी को बूस्टर डोज की सख्त जरूरत है। It is mandatory requirement that all these healthcare professionals and the frontline workers shall be given a booster dose to enhance their immunity. Equally, people with the immunocompromised status in the chemotherapy receiving people or the people who are severely diabetic, they need additional dose for
enhancing their immunity. So this is our priority request we want to make to the government of India. ओमिक्रॉन को लेकर आईएमए की ये नसीहत सोमवार को कोविड-19 पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक के बाद आई है, जिसमें यह माना गया है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए जरूरी है कि बच्चों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन को मंजूरी दी जाए। अभी एनटीएजीआई WHO के नए निर्देशों का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही देश में बूस्टर डोज को लेकर कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। यानी फिलहाल भारत सरकार ओमिक्रॉन के खिलाफ रणनीति बनाने में वेट एंड वॉच पॉलिसी को फॉलो कर रही है। भारत में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक में 2 मुद्दों पर बातचीत हुई है। पहला ये कि तीसरी डोज कब दी जानी चाहिए और या कितने लोगों को किस समय दी जानी चाहिए, और दूसरा बच्चों की वैक्सीनेशन कब शुरू करनी चाहिए। पर इन 2 बातों पर सूत्रों ने बताया कि कोई समन्वय फिलहाल नहीं बैठ पा रहा है। एंटागी के मेंबर्स का कहना है कि तीसरी डोज देने से पहले वो री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस का डेटा भी देखना चाहेंगे। साउथ अफ्रीका से खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन को लेकर री इन्फेक्शन 2 से 3 गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में एंटागी के मेंबर्स का ये कहना था, क्योंकि बच्चों में कोविड का खतरा इतना ज्यादा नहीं दिखता है, इसीलिए फिलहाल बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत करने में अब भी थोड़ा और समय लग सकता है। आईएमए इकलौती संस्था नहीं है जो तीसरी लहर से आगाह करने वाली चेतावनी दे रही है। शनिवार को आईआईटी कानपुर ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा गया है कि जनवरी में तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन गनीमत ये रहेगी कि ये तीसरी लहर कम असरदार होगी। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेजी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी, और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है, और इसीलिए जो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ी थी, अभी तक के जो लक्षण हैं उसके अनुसार दिख रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे जहां तक सरकार और सिस्टम की बात है, तो उसके लिए रिस्क वाले देशों से आने वालों को ट्रेस कर पाना ही बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। मुंबई से सटे ठाणे जिले में रिस्क वाले देशों से आए 318 में से 109 विदेशी यात्री गायब हो गए थे, जिनमें से 12 अभी तक नहीं मिले हैं। बेंगलुरु में भी अफ्रीका से लौटे 57 में से 10 यात्रियों को सिस्टम ट्रेस नहीं कर पा रहा है। रायपुर में भी ऐसे देशों से लौटे 180 में से 44 यात्री लापता हैं। यूपी के हरदोई जिले में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 38 लोग विदेश से वापस लौटे हैं, जिनमें से 14 का एड्रेस गलत निकला है। यानी ऐसे वक्त में जब ओमिक्रॉन की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है, तब संदिग्ध ओमिक्रॉन संक्रमित को ट्रेस करने में ही सिस्टम के पसीने छूट रहे हैं। 14 लोग जिनको ढूंढा जा रहा है, उनमें किसी की जो है मोबाइल नंबर गड़बड़ है, किसी का एड्रेस पे पता किया जाता है तो पता लग रहा है कि ये यहाँ पे नहीं है। क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसे ट्रेस करें? अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पुलिस विभाग की भी सहायता लेंगे इनको ढूंढने के। टीम वगैरह भेजी जा रही है? टीम भेजी जा चुकी है और टीम वापस भी आ गई है ढूंढ के। मोबाइल मिलाया जा रहा है, मोबाइल उठ नहीं रहे और मोबाइल नंबर भी गलत हैं। 318 पैकी 306 आपले ट्रेस झालेले आहेत। 12 यांचे काहींचे पत्ते अपूर्ण असल्यामुळे ते ट्रेस होऊ शकलेले नाहीत, परंतु ते आज दुपारपर्यंत ते पण ट्रेस होतील। आहे ना, काही ठिकाणी असं आहे की कुलूप होतं, काही ठिकाणी त्यांचा इंटरनॅशनल नंबर असल्यामुळे लागत नाहीये, परंतु ते ट्रेस होऊन जाते। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कैसे तांडव मचाया था, ये कोई भूल नहीं सकता। अब जब तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है, तो ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में एक भी भूल बहुत भारी पड़ सकती है। कोरोना के पहले और दूसरे वेव में मुंबई और आसपास के इलाकों में काफी भयावह स्थिति देखी गई थी। यही वजह है कि ओमाइक्रॉन का खतरा देखते हुए इन इलाकों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सजग हो गए हैं और हर वो कदम उठा रहे हैं ताकि ओमाइक्रॉन का संक्रमण रोका जा सके। कल्याण डोंबिवली का इलाका, जहां पर एक ओमाइक्रॉन पॉजिटिव केस मिल चुका है, उस इलाके में करीब 318 नागरिक विदेशों से लौटे हैं। इनमें से
306 नागरिकों को ढूंढकर उनकी टेस्टिंग की जा चुकी है, जिनमें 8 लोग RT-PCR पॉजिटिव मिले हैं और एक व्यक्ति ओमाइक्रॉन पॉजिटिव मिला है। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब तक के डेटा से आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों में भी संक्रमण की आशंका बढ़ गई है। इसीलिए एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि भारत में जल्द से जल्द बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की जानी चाहिए। इसको लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल रन का अपडेट शेयर किया है, जिसके अनुसार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के भी 2 से 17 साल तक की उम्र के 920 वॉलंटियर्स पर फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल जारी हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई भी 5 से 18 साल के बच्चों पर अपनी कंपनी के वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल कर रही है। वहीं बच्चों पर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल भी दुनिया भर में चल रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। ये ट्रायल 12 से 17 साल तक के बच्चों पर किए जा रहे हैं। यानी भारत में अभी भी बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए देश के पास इतना वक्त है? 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस दुनिया की जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में हमें यह याद रखना चाहिए कि भविष्य में दुनिया को कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक महामारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये चेतावनी दी है ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों में से एक सारा गिलबर्ट ने। ब्रिटेन की ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर गिलबर्ट ने आगाह किया कि दुनिया को अगले वायरल हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। सारा गिलबर्ट ने यह आशंका भी जताई कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन का असर कम होगा। This will not be the last time a virus threatens our lives and our livelihoods. And I'd like to finish on a high note, but the truth is the next one could be worse. It could be more contagious or more lethal or both. We cannot allow a situation where we have gone through all we have gone through and then find that the enormous economic losses we have sustained mean that there is still no funding for pandemic preparedness. The advances we have made and the knowledge we have gained must not be lost. एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ओमिक्रॉन में दुनिया को एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ ले जाने की शक्ति है? कोरोना वायरस के पहले वेरिएंट के बाद पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, दुनिया भर में लोग महीनों तक घरों में कैद रहे। उसके बाद आए डेल्टा वेरिएंट ने बड़ी तबाही मचाई। 2020 के आखिर में इस वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों को लॉकडाउन के लिए मजबूर किया। अब 2021 के अंत में फिर वही दौर लौटने की आशंका से लोग डरे हुए हैं। देखा जाए तो अभी दुनिया से डेल्टा वेरिएंट का असर पूरी तरह से गया नहीं और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत बढ़ा दी। जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ रही है, उसे देखते हुए कई देशों ने अलग अलग नियम लागू किए हैं। पूरी दुनिया में पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से किसी न किसी तरह की पाबंदी लगी हुई है और अगर ओमिक्रॉन ने कहर बरपाया तो ये पाबंदियां और सख्त हो सकती हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार कई देशों ने हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों के यात्रियों को बैन किया है। ओमिक्रॉन से प्रभावित कुछ अफ्रीकी देशों में बोत्सवाना, इस्वातिनी, नामीबिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। नोट करने वाली बात यह भी है कि ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच कोरोना संक्रमण के मामले भी पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़े। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार 17 अक्टूबर 2021 को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या औसतन 4,09,000 थी। 5 दिसंबर 2021 को कोविड केस औसतन 6,21,000 तक पहुंच गए। ये बढ़त ही दुनिया भर के देशों को परेशान कर रही है। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में जब पहली बार ओमिक्रॉन का केस मिला, उस दिन दुनिया में औसत केस 5,69,000 थे। उसके बाद 5 दिसंबर को यह पहुंच गया 6,21,000। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। हालांकि इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित मरीजों की संख्या कितनी है, यह भी जांच का विषय है। दुनिया में पर्यटन की आजादी स्थितियों के सामान्य होने का एक बड़ा मानक है, इसीलिए पर्यटन की स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया कोरोना से आजाद हो गई है या अब भी पाबंदियों की बेड़ियों ने दुनिया की बड़ी आबादी को जकड़ा हुआ है। हमने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट पढ़ी जो ये बताती है कि कोरोना संक्रमण शुरू होने के करीब 2 साल बाद भी दुनिया के कुल पर्यटन स्थलों में से 21% पर्यटन स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों के आने पर प्रतिबंध है। इनमें से 12% पर्यटन स्थल तो ऐसे हैं जिन्हें पिछले 79 हफ्तों से यानी लगभग 1.5 साल से बंद रखा गया है।
25% पर्यटन स्थल ऐसे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों के लिए आंशिक रूप से बंद रखा गया है। 52% पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहां कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही यात्रा की अनुमति दी गई और केवल 2% पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय यात्री घूमने जा सकते हैं। हम आपको एक चार्ट के जरिए ये दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर कोविड-19 की वजह से किस तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसमें हम आपको अफ्रीका, अमेरिका, एशिया पैसिफिक, यूरोप और पश्चिम एशिया के पर्यटन स्थलों पर लगाए गए प्रतिबंधों का आंकड़ा दिखा रहे हैं। दुनिया भर में अधिकतर हिस्से ऐसे हैं जहां पर्यटन स्थलों पर या तो पूरा प्रतिबंध है या आंशिक प्रतिबंध है। खुली छूट वाला क्षेत्र बहुत छोटा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की पहचान करने का फिलहाल एक ही तरीका है और वो है जीनोम सीक्वेंसिंग। कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं इसका पता आरटीपीसीआर जांच से चलता है, लेकिन वो किस वेरिएंट से प्रभावित है इसका पता जीनोम सीक्वेंसिंग से लगता है। सवाल यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। दरअसल किसी वायरस में हुए जेनेटिक परिवर्तन से ही उसके नए वेरिएंट का निर्माण होता है। कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को डिकोड करने की प्रक्रिया ही जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। इसी के जरिए वैज्ञानिक उसकी बनावट का अध्ययन करते हैं और इसमें हुए बदलाव के बारे में बताते हैं। किसी सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसके नतीजे बताने में 30 घंटे तक का समय लग जाता है। भारत में 28 लैब हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग करती हैं। जाहिर है भारत जैसा बड़ी आबादी वाले देश के लिए यह संख्या काफी कम है। जब कोई वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो समय के साथ साथ उस वायरस के जेनेटिक कोड में बदलाव होता है। जब वायरस के जीन से जुड़ी जानकारी हासिल की जाती है तो यह पता चलता है कि वो कितना संक्रामक है। आज तक की टीम ने जीनोम सीक्वेंसिंग से वायरस के वेरिएंट का पता लगाने वाली लैब में जाकर आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। इसे देखकर आपको पता चलेगा कि सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने में ज्यादा समय क्यों लगता है। तो अब हम उस लैब के अंदर आ चुके हैं जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया होती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब आपके आरएनए को लाया जाता है तो यहां पर आरएनए प्रोसेसिंग की मशीन लगाई गई है। यहां पर होता है आरएनए प्रोसेसिंग जो इस वक्त अभी चल रहा है। डॉक्टर प्रमोद हमारे साथ मौजूद हैं ये बताने के लिए कि आरएनए प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या है, क्या होता है जब वायरस से निकाला गया आरएनए यहां पर लाया जाता है। जी देखिए, जीनोम जो वायरस का होता है वो 30,000 लेटर्स, आप बोल सकते हैं कि 30,000 लेटर्स लंबा होता है, ठीक है। लेकिन उस 30,000 लेटर लंबे जीनोम को हम एक साथ सीक्वेंस नहीं कर सकते हैं। लेटर्स को हम किस तरह समझेंगे, क्या होता है ये? केमिकल हम बेस बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसमें म्यूटेशंस आप कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। तो जब हमको आरएनए इल्यूट मिलता है, प्यूरिफाइड आरएनए, वो आप देख सकते हैं वो जो छोटी छोटी ट्यूब्स रखी हुई हैं उनमें हर एक डिफरेंट सैंपल का आरएनए है। यहाँ पे इस चार्ट पे अगर आप नजर डालेंगे तो आरएनए आइसोलेशन के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है लाइब्रेरी प्रिपरेशन, जिसमें सभी सैंपल्स के साथ हम केमिकली मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसका क्यूसी चेक करते हैं। उसके बाद इन सैंपल्स को इस प्लेट में डालते हैं। मशीन में क्या होता है? ये पीसीआर मशीन है, आपने आरटीपीसीआर जैसे सुना है, उसी का बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ है। इसको हम पीसीआर मशीन बोलते हैं। यहाँ पे जब प्लेट रखी जाती है और हर एक वेल में प्लेट की बहुत 96 सैंपल्स इसमें एक बार में जा सकते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास बाकी के जो प्रोसेस इसके बाद होने वाले हैं उसके लिए हमारे पास इनफ क्वांटिटी ऑफ डीएनए रहे ताकि वो सारी चीजें हो सके। और इस प्रोसेस को कितना समय लगता है पूरा? इस पर्टिकुलर मशीन में जो है सिर्फ 3 घंटे 3.5 घंटे लगते हैं। जब सीडीएनए कन्वर्ट होकर हमारे पास आरएनए आता है तो उसका साइज 30,000 बेसेज होता है और इतने बड़े एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को मशीन सीक्वेंस नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हमें उस सीक्वेंस को छोटे छोटे 200 से 300 बेसेस के टुकड़ों में तोड़ना होता है। उसके बाद उन फ्रेगमेंट्स के हम केमिकली टैग ऐड करते हैं, क्योंकि जब हम सीक्वेंस करते हैं तो हम एक साथ 384 सैंपल या 48 सैंपल एक साथ हम सीक्वेंस करते हैं। तो ये टैग हमें बताते हैं जब सीक्वेंसिंग का डेटा हमारे पास आता है तो हम उन सैंपल्स को डिफरेंशिएट कैसे करें, इसके लिए हम उसमें केमिकली टैग ऐड करते हैं। ये जो मशीन है बायो एनालाइजर, इससे हम हमारे जो सैंपल जो हमने बनाया है, जिसकी लाइब्रेरी प्रिपेयर की है, उसकी हम साइज चेक करते हैं और सेकंड हम उसका क्वांटिटी चेक करते हैं। जो हमने लाइब्रेरी बनाई है उसकी क्वांटिटी, उसका कंसंट्रेशन प्रॉपर है, उसका साइज प्रॉपर है। उसके लिए ये एक चिप है बायो एनालाइजर जिसमें हम एक साथ 11 सैंपल लोड कर सकते हैं। इन वेल्स में हम सैंपल लोड करते हैं एंड इस चिप को हम इस मशीन में यहाँ पे रख देते हैं
एंड उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो सीक्वेंस होता है वो इसी तरह से दिखता है। ये एक सैंपल का सीक्वेंस है। जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आप हमें बता पाएंगे ATGC का कहाँ पर है? इस सैंपल को अगर आप देखेंगे तो इसमें म्यूटेशंस कहाँ हैं और कहाँ नहीं है, क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल है, वो हमको पता नहीं चल सकता। हम इसके लिए एक और कंपैरिजन की जरूरत पड़ती है। तो हम मान लीजिए हमारे पास ओमिक्रॉन का सस्पेक्टेड सैंपल आया हुआ है, तो उसकी सीक्वेंस को हम किसी रेफरेंस जीनोम के साथ, यानी कि जब पहली बार कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था 2 साल पहले, उसकी सीक्वेंस हमारे पास है, उस सीक्वेंस के साथ इस सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं। तो आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए देखा कि किस तरह से सैंपल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चलता है। सबसे पहले RNA प्रोसेसिंग के बाद उसको DNA में कन्वर्ट किया जाता है, DNA के बाद उसका इंडेक्सिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन में उसे बांटा जाता है, इस बायो एनालाइजर मशीन में उसे लाया जाता है। और सभी तरह की तस्वीरों से हमने आपको समझाने की कोशिश की, आसान भाषा में आप तक ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रतिक्रिया होती है। कोरोना वायरस 2019 से लेकर अपने रूप कई बार बदल चुका है। उसके बदलते रूप और पिछले वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले वो कितना खतरनाक है, इस पर हमने बात की दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के VC डॉक्टर SK सरीन से। वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत के लिए खतरा बनते जा रहा है। दिन ब दिन इसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब क्या है ओमिक्रॉन, कैसे होती है जीनोम सीक्वेंसिंग, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ILBS के वाइस चांसलर डॉक्टर SK सरीन। डॉक्टर सरीन, हमें बताइए सबसे पहले कि आम लोग किस तरह से समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन है क्या? ओमिक्रॉन एक नाम दिया गया है कोरोना वायरस के एक स्ट्रेन को, म्यूटेंट को। और जैसे आप समझ सकते हैं कि भाई एक मोहल्ले में हर तरह अलग अलग लोग रहते हैं। किसी की लंबाई 6 फीट है, किसी की 5 है, कोई मोटा है, कोई पतला है, और हर आदमी एक दरवाजे से नहीं जा सकता। उसी तरीके से ओमिक्रॉन जो है और पुराने वायरसों से बहुत डिफरेंट है जो कोरोना के वायरस थे। और ये इसने अपने अंदर शक्ति इसलिए बढ़ा ली कि जिस व्यक्ति में था उसको HIV था। सर, आपने कहा कि अब ये पुराने डेल्टा वायरस से बदल गया है, यानी कि म्यूटेट हो गया है, तो किस तरह से बदला है, कितना अलग है ये डेल्टा वायरस से? अच्छा सवाल है। डेल्टा जैसे ओरिजिनल चाइनीज वायरस से करीब 7 गुना 7 नए म्यूटेशंस या नए बहरूप डेल्टा पे आए, और इसमें लगभग 35 तरह से वो रूप बदल चुका है। तो आप मान लें डेल्टा से करीब 5-6 गुना इसने अपना म्यूटेशन, अपनी शक्ल को बदल लिया। वो बदल में पहचान में ही नहीं आएगा। इस वायरस का कम से कम अभी तक ये पता लगा है कि ये आपकी पेरिफेरल पुलिस एंटीबॉडीज को धोखा दे सकता है, उनको बाईपास करके आपके शरीर को नुकसान। और ये डेल्टा से थोड़ा सा इस मामले में अलग है। थोड़ा इस मामले में इसके अंदर एंटीबॉडीज आपकी रेजिस्टेंस को बच करके निकलने की, इवेड करने की क्षमता ज्यादा है। कोरोना वायरस का सबसे नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस के पिछले वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा संक्रामक लेकिन कम खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में डेल्टा वेरिएंट का मामला अक्टूबर 2020 में सामने आया था, लेकिन अप्रैल 2021 तक ये भारत में दूसरी लहर ले आया था। अब डेल्टा वेरिएंट भारत समेत 163 देशों में फैल चुका है। येल मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार डेल्टा वेरिएंट अब भी कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट है। ये वेरिएंट दुनिया भर के कुल कोरोना मामलों में 90% से ज्यादा मामलों के लिए जिम्मेदार है। अब चिंता की बात यह है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट में ज्यादा म्यूटेशन यानी बदलाव हुए हैं। इसी वजह से वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ गई है। ओमिक्रॉन में कुल 50 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से 30 म्यूटेशन तो उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही कोरोना वायरस इंसानी शरीर में प्रवेश के रास्ते खोलता है। इसकी तुलना में डेल्टा के स्पाइक प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए थे। ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में केवल 2 म्यूटेशन हुए थे। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वायरस का वो हिस्सा है जो इंसान के शरीर के सेल से सबसे पहले संपर्क में आता है। किसी वायरस की संक्रामकता उसके रिप्रोडक्शन नंबर यानी R0 से पता चलता है। डेल्टा की R0 वैल्यू 6 से 7 के बीच थी, जबकि ओमिक्रॉन की R0 वैल्यू डेल्टा से 6 गुना ज्यादा है।
मतलब डेल्टा से संक्रमित व्यक्ति 6 से 7 लोगों में वायरस फैला सकता है। ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति 35 से 40 लोगों में वायरस फैला सकता है। डेल्टा पर वैक्सीन की एफिकेसी 60% से अधिक है, जबकि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन एफिकेसी कितनी है, इस पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ओमिक्रॉन को लेकर लोगों के मन में बहुत डर है और इसे सही जानकारी की डोज से ही कम किया जा सकता है। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जो महामारी और वैक्सीन विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला तो वही सवाल जो सब जानना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से क्या तीसरी लहर का आना कंफर्म है, क्योंकि आईएमए की चेतावनी आई है इसे लेकर, इसे किस तरह से देखें? एक बात हमें याद रखनी होगी कि जब ओमिक्रॉन की सबसे पहले खबर आई 24 नवंबर को और 26 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न दिया, तब थोड़ी चिंता अधिक थी। उसके बाद पिछले 10 दिनों में जो बातें आई हैं वो दर्शाती हैं कि अधिकतर जो संक्रमण हो रहे हैं वो माइल्ड केसेज होते हैं और अन्य बातों पर अभी भी रिसर्च चल रही है। लेकिन हमें जो सारी दुनिया में विशेषज्ञ एक बात पर सहमत हैं, वो कहते हैं कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट हर पॉपुलेशन में अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत जैसे देश में जहां पर सेकेंड वेव गंभीर थी और उसकी वजह से लोगों में इन्फेक्शन हुआ, लेकिन साथ में एंटीबॉडी डेवलप हुए, फिर भारत में करीब 85% आबादी को, वयस्क आबादी को प्राइमरी इम्यूनाइजेशन का फर्स्ट शॉट या 2 शॉट मिल चुके हैं। तो इस परिस्थिति में माना जा रहा है कि भारत जैसे देश में इसका इम्पैक्ट लगभग कम होगा। लेकिन हम निश्चिंत नहीं हो सकते हैं क्योंकि संक्रमण हो रहा है, अभी ये बातें अनजान है। हमें थोड़ा आश्वस्त रहना चाहिए कि इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन लोगों को करना होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ओमिक्रॉन के बारे में जब नई खबरें आएंगी तो उस आधार पर विश्लेषण बदल सकता है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ देश जैसे कि अफ्रीका में देश हैं जहां पर वैक्सीनेशन भी कम है और पास में संक्रमण भी कम हुआ है, वहां पर इम्पैक्ट अधिक हो सकता है। लेकिन ये डायनेमिक प्रक्रिया है। मैं जो बात याद दिलाना चाहूंगा कि लोग थोड़े से आत्मविश्वास रखते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है कि भारत में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। मुझे नहीं लगता और कई अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ओमिक्रॉन की वजह से थर्ड वेव संभवतः नहीं आएगी। लेकिन चूंकि वायरस दुनिया में फैल रहा है, हो सकता है अभी ओमिक्रॉन हो, उसके बाद कोई दूसरा वेरिएंट आ जाए, या इम्यूनिटी के बारे में हम पूरी तरह नहीं जानते हैं। तो थर्ड वेव की आने की संभावना जरूर है, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से नहीं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डॉक्टर चंद्रकांत, चूंकि ओमिक्रॉन के जो लक्षण आ रहे हैं और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि जुकाम जैसी चीजें, तो ये जो अगर ये कहा जाता है कि घबराए नहीं लोग, तो कई बार क्या होता है कि घबराहट और लापरवाही इसके बीच में चुनने में लोग बहुत घालमेल कर देते हैं। तो अब तक जो आपने स्टडी किया है, क्या हम पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकते हैं कि ये वेरिएंट जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है? और क्या सिर्फ इसी आधार पर लोग बिल्कुल बेखौफ रह सकते हैं इस वायरस से, इस वेरिएंट से? नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये वेरिएंट पूरी तरह से जानलेवा नहीं है। और हो सकता है जो व्यक्ति अनवैक्सीनेटेड हैं या पार्शियली वैक्सीनेटेड हों, उन पर यह अधिक असर करे। लेकिन कुछ बात जो आश्वस्त करने की है वो यह है कि जो मार्च 2020 में जो या अप्रैल 2021 में जो स्थिति थी, उस समय काफी सारे लोग ससेप्टेबल थे, कई सारे लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और कुछ लोग अभी की तुलना में अधिक लापरवाही बरत रहे थे। तो उस समय जो परिस्थिति आई वो बिल्कुल अलग थी। अभी फिलहाल ये है कि जो देश में वैक्सीनेशन हो चुका है वो काफी हद तक आश्वस्त करता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि अगर इसके बारे में कुछ अभी और जांच चल रही है, दक्षिण अफ्रीका में जो परिस्थिति बताई जा रही है वहां पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वो अलग परिस्थिति है। लेकिन बाकी देशों में जहां पर संक्रमण ओमिक्रॉन के केसेज आए हैं वहां पर इतनी गंभीर स्थिति नहीं आई है। तो याद रखना होगा कि हमें सचेत और सजग रहना है, वैक्सीनेशन कराना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई ढील नहीं बरतनी है, तो हम उससे तैयार रहेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोगों में घबराहट फैले या चिंता फैले कि ओमिक्रॉन की वजह से कुछ बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। मुख्य बात याद रखने की है कि हमें अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको पूरी सावधानी से जारी रखना है, सब कुछ करते रहना है। अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वैक्सीनेशन कराना है। बाकी चिंता की इतनी कोई बात फिलहाल नहीं है। लेकिन साथ में ग्लोबली जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे मैं बात कर रहा हूं वो आज की है, लेकिन 7 दिन बाद अगर परिस्थिति बदलती है, एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं ये गंभीर है, तो हमें उस हिसाब से अपने व्यवहार को और तेजी से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करने में लगाना होगा, साथ में वैक्सीनेशन कराना होगा। डॉक्टर चंद्रकांत, बूस्टर डोज या फिर जो कोमॉर्बिडिटी जिनको है उन लोगों के लिए एडिशनल डोज, इस पर आपके विचार क्या हैं? दुनिया के अलग अलग देशों ने इस पर अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन किया है, लेकिन याद रखना होगा कि कोविड-19 में
प्राइमरी वैक्सीनेशन की काफी अहम भूमिका होती है। तो फिलहाल जरूरत है कि जिन लोगों को पहला डोज और नहीं मिला है उनको अपना दूसरा डोज लगाना है, और जिन्होंने कोई भी डोज नहीं लिया उनको अपना पहला वैक्सीनेशन स्टार्ट कराना है। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि बूस्टर डोज की इतनी अधिक भूमिका नहीं है। देश में अभी और आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि पहली प्राथमिकता देश की होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को प्राइमरी और इम्यूनाइजेशन जिसमें पहला डोज और दूसरा डोज मिले। उसके बाद निर्धारित किया जा सकता है कि बूस्टर डोज कब दिया जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में हेल्थ वर्कर्स के लिए, एल्डरली पॉपुलेशन के लिए बूस्टर डोज दिया जाए, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता प्राइमरी इम्यूनाइजेशन की होनी चाहिए। बच्चों के लिए भी एक बात याद रखने की है कि कोई भी इस बात का संकेत नहीं है कि बच्चों को ओमिक्रॉन या कोई अन्य वेरिएंट अलग तरह से प्रभावित करता है। हम शुरुआत से ही जानते हैं कि बच्चे इस बीमारी से कम प्रभावित होते हैं। खासतौर से कोविड-19 की जो वैक्सीन होती हैं वो गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाती हैं, और ये बीमारियां बच्चों में तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। वयस्क आबादी में ज्यादा होती है, इसलिए वयस्क को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। लेकिन एक बात देखी गई है कि जो बच्चे पहले से किसी बीमारी से प्रभावित होते हैं उनमें बीमारी का खतरा, कोविड-19 का खतरा अधिक है। तो हो सकता है आने वाले समय में जिन बच्चों को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है उनको कोविड-19 वैक्सीनेशन दिया जाए, लेकिन सभी और या स्वस्थ बच्चों को फिलहाल कोविड-19 वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। साथ ही याद रखना होगा कि स्कूल जाने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल बच्चों के वैक्सीनेशन पर सरकार के विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चों के वैक्सीनेशन को अभी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर बच्चों के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाएगी या बूस्टर शॉट को प्राथमिकता दी जाएगी तो उसकी वजह से हमारा जो ध्यान है प्राइमरी से भटक फर्स्ट एंड सेकंड शॉट पर बहुत वाजिब बात है। डॉक्टर चंद्रकांत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नागालैंड में सेना की गोली से 13 नागरिकों की मौत का हंगामा वहां अभी भी चल रहा है। आज नागालैंड सरकार ने कैबिनेट प्रस्ताव पास करके आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने की मांग केंद्र सरकार से की। इस बीच विद्रोही गुट NSCN के एक धड़े ने बदला लेने की धमकी दे दी। इस पूरे हंगामे के बीच वहां के आम लोगों की आवाज क्या है, इसे समझने के लिए आज तक ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। म्यांमार सीमा पर बसे नागालैंड के मोन का आक्रोश दिल्ली तक तो पहुंच चुका है। सेना से लेकर सरकार तक ने मान लिया है कि मोन में गलत पहचान की वजह से नागरिकों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन भारत के इस सुदूर गांव की आंखों देखी अब तक आपने नहीं देखी सुनी होगी। आज तक अकेला राष्ट्रीय न्यूज चैनल है जो ग्राउंड जीरो से आप तक नागालैंड के मोन की आपबीती लेकर आया है। नागरिकों की दर्दनाक मौत, यहाँ पे मोन डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट लॉकडाउन में। इसके बाद पीस टॉक्स जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और सरकार के बीच हो रही थी उसका क्या होगा, और क्या घटी उस दिन जब ये 14 लोग अपने जान गंवा बैठे, ये पूरे डिटेल्स हम ले आएंगे आप तक। ये जो कोयला खदान का इलाका आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां से खदान मजदूर अपने गांव मोन जिले के ओटिंग की ओर जा रहे थे। खदान के बाहर का ये वो इलाका है जहां पे कोयले खदान पे काम करने वाले वो 6 लेबर पूरा हफ्ता ठहरते थे। इसके बाद हर शनिवार वो वापस अपने गांव ओटिंग जाते थे, और ये वही शनिवार है जिस दिन ये दर्दनाक हादसा घटी। 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर शनिवार को ये लोग वापस जा रहे थे इसी जगह से जब उनके ऊपर एम्बुश हुआ, मिस्टेकन आइडेंटिटी जो कि कहा जा रहा है, और आर्मी की तरफ से उनके ऊपर गोलीबारी हुई। जब हम यहाँ पहुंचा, इधर में यही जगह से गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। कौन सी गाड़ी? वो एक पिकअप ट्रक, सस्पेक्टेड कैरी आर्मी का व्हीकल, वो आर्मी का ही व्हीकल था। उस मोमेंट पे आपको पता नहीं था कि आर्मी का व्हीकल था? पता नहीं था। ओके, आगे क्या हुआ? आगे वो लोग भाग के इसी तरफ से चला गया। तो हम लोग के पास बाइक था, हम लोग बाइक में ही थे, तो उसका पीछा किया हम लोग। फिर भी वो लोग गाड़ी रुका नहीं,
तो पीछा करते करते थोड़ा आगे में वो लोग का गाड़ी हम लोग उसका गाड़ी को पकड़ लिया हम लोग। उपद्रवियों के मूवमेंट को लेकर सेना को मिली सूचना गलत साबित कैसे हो गई? कहां चूक हुई? ये सारे सवाल निष्पक्ष जांच से हल होंगे। आज तक जब नागालैंड के मोन में था तो हमें वहां आक्रोश जरूर नजर आया, लेकिन उस आक्रोश में सिर्फ और सिर्फ न्याय की गुहार थी। देश की अर्थव्यवस्था में जारी तेजी के असर ने बीते हफ्ते भी जोश को बरकरार रखा। जापानी ब्रोकरेज कंपनी एजेंसी नोमुरा का वीकली इंडेक्स निब्री 5 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में प्री कोविड इंडेक्स से ऊपर बना रहा। इसके साथ ही सितंबर से नवंबर तक देश के अधिकतर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स भी प्री कोविड स्तर से काफी आगे निकल गए। देश की इकोनॉमी की जोरदार रफ्तार जारी है। बीते कई महीनों से यह लगातार प्री कोविड स्तर के आगे बनी हुई है। इकोनॉमी को हफ्ता दर हफ्ता ट्रैक करने वाला नोमुरा का वीकली इंडेक्स NIBRI बीते हफ्ते मामूली गिरावट के बाद 113 पर आ गया, जो 28 नवंबर को 113.9 पर था। इस गिरावट की वजह एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स रहा, जो 4.8% पॉइंट्स लुढ़क गया। वहीं बिजली की डिमांड इस दौरान 5.4% कम रही। हालांकि 5 दिसंबर को खत्म हफ्ते में गूगल का वर्क स्पेस इंडेक्स 4% पॉइंट्स और गूगल का रिटेल एंड रिक्रिएशन इंडेक्स 0.4% पॉइंट्स बढ़ गया। नोमुरा के इस वीकली पैमाने के साथ ही हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स यानी HFI भी इकोनॉमी के प्री कोविड स्तर के आगे निकलने का दावा कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों से जुड़े 22 क्षेत्रों में से 19 का प्रदर्शन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दौरान कोरोना पूर्व स्तर से काफी बेहतर रहा है। HFI के मुताबिक 22 में से कई क्षेत्रों में कोरोना से पहले के मुकाबले 100% से ज्यादा की रिकवरी हुई है। इस साल अक्टूबर में स्टील खपत, घरेलू ऑटो बिक्री और हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर 2019 के मुकाबले कम रही है। अक्टूबर में स्टील की खपत अक्टूबर 2019 के 99%, ऑटो बिक्री 86% और हवाई यात्रा प्री कोविड स्तर के 66% के बराबर रही है। HFI के प्रदर्शन के मुताबिक ई-वे बिल, एक्सपोर्ट, कोयला उत्पादन, रेलवे फ्रेट रेवेन्यू में बीते अक्टूबर में 2019 के अक्टूबर के मुकाबले जोरदार इजाफा हुआ है। इसके अलावा प्री कोविड स्तर को पार करने वाले क्षेत्रों में खाद की बिक्री, PMI, सीमेंट उत्पादन, IIP, 8 कोर सेक्टर, बिजली खपत और गूगल मोबिलिटी शामिल हैं। हालांकि इस तेजी पर महंगाई का खतरा बरकरार है, जिसकी वजह से छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को मुश्किल हो रही है। पोस्ट दिवाली जो सिनेरियो सामने आए वो ये आया कि 6% से लेकर 14% के आसपास के फूड बिजनेसेस जो हैं वो शट डाउन हो गए। उसके पीछे जो कारण मैं समझता हूं और जो कि एक्चुअली है भी, उसके अंदर फूड कमोडिटी प्राइस कंट्रोल जो था वो छूट गया। कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा कॉस्टिंग का। फ्यूल प्राइसेस, वेजिटेबल प्राइसेस, इवन द रॉ मटेरियल दैट वी यूज टू प्रोक्योर टू मेक प्रोडक्शन ऑफ व्हाटएवर फूड आइटम्स नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, उसके अंदर भी एक कॉस्ट एनहांसमेंट हुई। महंगाई का असर अभी तक तो मौजूदा तिमाही पर ज्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर अचानक से दिख सकता है, जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए घातक साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।